आपका अपने यूट्यूब चैनल लखनऊ एकेडमी में। जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 वीडियोज़ में कंप्लीट जीएस के लगभग 50 क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में कंप्लीट कर लिए हैं। उसी संदर्भ में उसी क्रम को जारी रखते हुए हम आज अगली स्लाइड के पहले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे जीएस के, जो कि कंप्लीट जीएस रिवीजन एमसीक्यू फॉर्मेट है। और जहाँ जो प्रश्न डिस्क्राइब करने लायक होंगे उसको हम आप लोगों से ज़रूर डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि जीएस में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हमने क्वेश्चन इस तरीके से तैयार किया है कि आपके वनडे एग्ज़ाम्स यूपी पीसीएस और आरओ और लोअर पीसीएस, बीडीओ, लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी पेट सब कुछ कवर कर लेगा ये। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इजरायली स्पाईवेयर जिसके जरिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर जासूसी की घटना हाल के दिनों में चर्चा रही है, वो कौन सा स्पाईवेयर है? तो वो हमारा है पेगासस, जो कि कंप्यूटर्स में, फ़ोन्स में ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाता है, जिससे हमारे प्राइवेट डेटा वगैरह लीक हो जाते हैं, चोरी हो जाते हैं। बात करते हैं हम इजराइल के बारे में। तो इजराइल दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है, जो कि दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। और बात करें इसके पड़ोसी राज्यों की या पड़ोसी देशों की, तो इसके नॉर्थ में लेबनान और पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र देश है। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अभी तक नफ्ताली बेनेट थे, और नफ्ताली बेनेट के ही गठबंधन सरकार में जो उनके विदेश मंत्री थे यार लैपिड, वही अब इजराइल के नए 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, मुद्रा इसकी न्यू शकेल है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगूड़ी को उनके किस कृति के लिए 28वें व्यास सम्मान से नवाजा गया है? तो इनकी कृति थी जितने लोग उतने प्रेम, जिसके लिए इन्हें व्यास सम्मान से 28वें व्यास सम्मान से नवाजा गया था। इनकी कुछ कविता संग्रह में प्रमुख हैं, जो जैसे शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, इस यात्रा में, रात अभी मौजूद है और बची हुई पृथ्वी। ये कुछ इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं जो कि हमने आप लोगों से डिस्कस किया। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित 5वीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये अध्यक्षता की थी एंजेला मर्केल ने। और इसमें ऑप्शन दिए हैं एमेनुअल मैक्रॉन, स्टीवन मुनशी, इनको स्टीवन मुनशी, रॉबर्ट बेलेनो, इन लोगों को पुरस्कार भी मिल चुका है। बात करते हैं हम इमैनुअल मैक्रोन के बारे में। तो ये लगातार दूसरी बार फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं, और फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है। मुद्रा यहाँ की यूरो है। बात करें एंजेला मर्केल की, तो आप सबको पता होगा, जो कि चांसलर ऑफ जर्मनी रह चुकी हैं कई बार से। अब जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं, कमेंट करके हमको बताइएगा। ऑप्शन दिया है बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो है ये ब्रिटेन के पीएम थे अभी। हालांकि ब्रिटेन का अगले पीएम के लिए चुनाव वगैरह जारी हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया है। और ब्रिटेन की करेंसी जो है वो पाउंड स्टर्लिंग है। और
जर्मनी की राजधानी आपकी बर्लिन हो गई, मुद्रा यूरो हो गई। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। ये यहाँ इन्होंने व्याख्या भी दे रखी है। चांसलर एंजेला मर्केल ने 1 नवंबर को नई दिल्ली में 5वीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता की। चौथा क्वेश्चन है हमारा, भारत और उज्बेकिस्तान ने हाल ही में सैन्य, चिकित्सक और शिक्षा के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इस समझौता वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व जो हमारे पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, उन्होंने किया था। बाकी निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री हैं हमारी, और एम वेंकैया नायडू जो श्री जगदीप धनखड़ जी जो कि भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 7 अगस्त 2022 को इनका चुनाव हुआ था, ये चुने गए थे उपराष्ट्रपति के पद पे। इससे पहले एम वेंकैया नायडू जी 13वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और जनरल बिपिन रावत की बात करें तो ये हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं, जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमारे मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं। व्याख्या देखते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान ने हाल ही में सैन्य, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह समझौता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान किए गए। बात उज्बेकिस्तान की है तो उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है वो ताशकंद है, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो लगातार दूसरी बार जीत के पीएम बने हैं, अब्दुल्ला अरिपोव हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत ने निम्न में से किस देश के साथ डस्टलिक 2019 नाम से हाल ही में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया था? तो हम सबको पता है डस्टलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2019 उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 4 से 13 नवंबर तक चिरचिक प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित किया गया था। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास। दोनों देशों के बीच पहली बार आयोजित यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद से निपटने के तौर तरीकों पर केंद्रित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक निधि से देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण, चौथा ऑप्शन है हमारा उसकी बिक्री। तो उसकी बिक्री उसमें सम्मिलित नहीं है। व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि के संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण एवं अध्ययन की दृष्टि से 1957 में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो पीएससी विद्रोह के समय जो मुख्यमंत्री थे वो कमलापति त्रिपाठी थे, जो कि ये पीएससी विद्रोह सशस्त्र विद्रोह था, मई 1973 में हुआ था। और ये पीएससी विद्रोह का विस्तृत वर्णन एमबी चांदे की बुक जो है द पुलिस इन इंडिया, उसमें देखने को हमें मिलता है। ये देखिए हम व्याख्या है, आप व्याख्या भी पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो। हालांकि हम पढ़ के एक बार आप लोगों को बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीएससी विद्रोह तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के समय हुआ था।
इनका कार्यकाल 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक था। इस विद्रोह का राजनीतिक असर इतना जबरदस्त हुआ कि 425 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में 280 सीटों वाली कांग्रेस की कमलापति त्रिपाठी सरकार को 12 जून 1973 को सत्ता से बेदखल होना पड़ा। इसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। प्रदेश में 150 दिनों तक राष्ट्रपति शासन रहा। इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। इस पीएससी विद्रोह में आर्मी वालों ने लगभग 30 दिनों में कंट्रोल किया था, जिसमें 65 से ज़्यादा पुलिसकर्मी भी मारे गए थे, सैकड़ों बंदी बनाए गए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कनाल, मरला, बीघा, धुर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की इकाई बीघा चलती है, जिसमें 1 बीघे में 20 बिस्वा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो लखनऊ के आपको विज्ञान नगरी, नोएडा में फिल्म सिटी पार्क, प्रयागराज में उच्च न्यायालय और कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हालांकि एक खंडपीठ लखनऊ में भी है उच्च न्यायालय की। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, जबकि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम है 2149 और दिल्ली का 11,320 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर है। और जबकि वहीं भारत की जनसंख्या घनत्व तो देखी जाए तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई कौन सी है? व्यक्ति पर भीतर, व्यक्ति पर किलोमीटर, व्यक्ति पर सेंटीमीटर, व्यक्ति पर हेक्टेयर। तो जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई जो है ये एक व्यक्ति में कितने लोग रहते हैं, यानी व्यक्ति पर किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की आबादी अब इन देशों की संयुक्त आबादी से अधिक है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी है हमारा नेपाल, श्रीलंका, नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस, ट्यूनीशिया, मंगोलिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो आबादी है अभी 2011 की जनगणना के अनुसार तो 121 करोड़ थी। अब हालांकि 138 करोड़ के आसपास हो गई है 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से। कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, ऐसे एनालिसिस है ये। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन हो नहीं पाई कोरोना की वजह से। अच्छा, हमने आपको कल बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि 2021 की जनगणना आयुक्त कौन है और 2021 की जनगणना थीम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो भारत की आबादी अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश की संयुक्त आबादी से अधिक है, जिसमें अमेरिका की आबादी जो है आपकी वो 32.95 करोड़, ये सब 2020 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। इंडोनेशिया की जो आबादी है वो 27.35 करोड़, ब्राज़ील की आबादी 21.26 करोड़, पाकिस्तान की आबादी है 22.09 करोड़ और बांग्लादेश की आबादी है 16.47 करोड़। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही होंगी। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
15 पे क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो सबको पता है जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए डिटेल देखते हैं हम जनसंख्या दिवस के बारे में। 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल द्वारा इसे शुरू किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह माना जाता है कि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 500 करोड़ हो गई थी। तभी से हमारे पूरे विश्व में यूएनडीपी द्वारा 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस घोषित कर दिया गया था। आगे लिखा है, वैश्विक जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों के तहत इसे शुरू किया गया, जिसमें परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, किस कब्र से? पहला ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दमदमा से, महदाह से और लंघनास से। तो ये जो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, ये दमदमा से निकले हैं। व्याख्या देखते हैं। दमदमा नामक मध्य पाषाणिक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो कि प्रतापगढ़ को क्या बोलते हैं? आंवला नगरी। 1982 से 1987 तक यहाँ हुए उत्खनन के फलस्वरूप 41 मानव शवाधान मिले, जिसमें 5 कब्र में 2-2 मानव शवाधान, 1 कब्र में 3 मानव कंकाल और अन्य इसी तरीके से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखहरिया से। लेखहरिया के शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? तो ये है पुराणों के संकेतक, जैसा कि व्याख्या में भी लिखा है। बात करते हैं वेदों की। वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सामवेद में संगीत देखने को मिलता है। अथर्ववेद सबसे नया वेद माना जाता है, जिसमें जादू, टोना, औषधियाँ, इन सब के बारे में विस्तृत वर्णन है। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह, अनुष्ठान वगैरह दिया गया है। तो बात करते हैं हम ऋग्वेद की, जिसमें 10,462 मंत्र, 10 मंडल तथा 1028 सूक्त समाहित हैं। इसी में हमें जाति व्यवस्था भी देखने को मिलती है, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र इस तरह वर्गों में विभाजित है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। दिया है कि सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ दिया है प्राचीन जनपद और दूसरी तरफ दिया है हमारा राजधानी। तो पांचाल की राजधानी क्या होगी? चलिए इधर देखते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, पांचाल की हो जाएगी अहिछत्र, वत्स की हो जाएगी कौशाम्बी, चेदी या चेती की हो जाएगी सुक्तिगति और अस्मक की हो जाएगी पोतना या पोटली। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो शतधवन का पुत्र बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके अपने ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। उसके बाद फिर मौर्य वंश का शासन खत्म हुआ और शुंग वंश का उदय हुआ।
इस तरह शुंग वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो पुष्यमित्र शुंग को ही माना जाता है। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, जिन्होंने अपने गुरु चाणक्य की मदद से घनानंद को पराजित करके और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। इनका मौर्य सम्राटों का जो शासनकाल माना जाता है वो 322 से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार हुआ, उसके बाद द ग्रेट अशोका हुआ। तो इस तरह से इनका शासनकाल लगभग 37-38 कह रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 322 से 185 के बीच में। आप निकाल लीजिए कितने वर्ष बनते हैं, उतना ही शासनकाल था इनका। और इसमें व्याख्या दी है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था, जिसे उसके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध जो है वो जैन मत से था। देखिए व्याख्या दी है, स्थानकवासी भारत के श्वेतांबर जैनों का एक आधुनिक उपसंप्रदाय था और स्थानकवासी मूल समूह से इस अर्थ में भिन्न है कि वे मूर्ति पूजा एवं मंदिर के आचार को अस्वीकार करते हैं। इस संप्रदाय की स्थापना 17वीं सदी में लौका शाह के लौकागच कहलाने वाले अमूर्ति पूजक संप्रदाय के सदस्य थे। लुपांक तथा लौकागच दोनों समूहों की आस्था इस तर्क पर आधारित थी कि जैन धर्मास्त्र में मूर्ति पूजा को सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ थे? तो ये हो जाएगा आपके ऋग्वेद के। 4 वेदों में टोटल 13 ब्राह्मण ग्रंथ थे, जिसमें ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें शतपथ और तैत्तिरीय, सामवेद के 8 ब्राह्मण ग्रंथ और अथर्ववेद के 1 ब्राह्मण ग्रंथ शामिल थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। मांडो पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, ये गलत है, मांडो पहाड़ियाँ क्योंकि गुजरात में है। नल्लामलाई आंध्र प्रदेश में है और सेवरॉय हिल्स तमिलनाडु में। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? इसमें 4 पर्वत शिखर दिए गए हैं आगे पीछे करके, एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इनका सही क्रम जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर कंचनजंगा हो जाएगा, उसके बाद एवरेस्ट हो जाएगा, फिर अन्नपूर्णा और फिर धौलागिरी। जबकि कंचनजंगा जो कहाँ सिक्किम में, इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, जबकि एवरेस्ट की 88-49 मीटर, और एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा तथा तिब्बत में चोमोलोंगमा के नाम से भी जानते हैं। अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है, जिसपे अभी हाल ही में उत्तराखंड की शीतल व पुणे की प्रियंका मोहिते ने एक साथ भारत का तिरंगा फहराया है, यानी चोटी को फतह किया है। अन्नपूर्णा पहाड़ियाँ दुर्गम पहाड़ियों में से एक भी हैं। और धौलागिरी की बात करें तो ये 8167 मीटर ऊंची है। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? इसमें 4 ऑप्शन है, क्रिटेशियस युग, प्लीस्टोसिन युग, कार्बोनिफेरस युग और मायोसिन युग। तो ये जो हुआ है ये आपका हुआ है
क्रिटेशियस युग। व्याख्या देखते हैं। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है और यह 146 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो सबको पता है कोच्चि बंदरगाह को, जो कि केरला में है, एर्नाकुलम जिले में। इसी को अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो चलिए आज हम यहीं तक करेंगे। कल मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, स्लाइड नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 28 से कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में जीएस का रिवीजन करके मज़ा आया होगा। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 28 से पुनः शुरू करेंगे हम लोग। थैंक यू।